So hello everyone and welcome to lecture number 2 of our literary criticism series. आज से हम लोग अपने literary criticism के सारे critics को पढ़ना स्टार्ट करेंगे and the number one critic that we have to study is Socrates. हम लोग सबसे पहले Socrates की बायोग्राफी को देखने वाले हैं, then इनकी जो फिलॉसफी थी उनको देखेंगे, इनके डिसाइपल्स के बारे में जानेंगे और जो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है Socratic डायलॉग उसके बारे में जानेंगे एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कि हमारे Socrates या इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, अगर आए हैं तो हम लोग उसको बहुत ही ब्यूटीफुली कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चंस को ना सिर्फ आंसर वाइज देखेंगे बट उसकी लैंग्वेज को भी अच्छी तरीके से समझेंगे. सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. नाउ जैसा कि हम लोग ने लेक्चर 1 में ऑलरेडी इस चीज को देख लिया है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक कंप्लीट टाइमलाइन है. एंशिएंट क्रिटिसिज्म से ग्रीक क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होते होते हम लोग पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न एरा की क्रिटिसिज्म तक जाएंगे. तो सबसे पहले बेटा हम लोग ऑलरेडी इस बात को देख चुके हैं कि ग्रीक क्रिटिक्स जो थे वो सबसे पहले आए थे एंड उसमें भी हम लोग आज जिनको पढ़ने वाले हैं वो है सोक्रेटिस. सोक्रेटिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिटिक या आई लाइक हिज फिलॉसफी अ लॉट एज अ पर्सन. इनको फादर ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है. जिनको भी नहीं पता है, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र. कोई भी इंसान जो ट्रू नॉलेज या किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है तो वो एक किसी के जीवन का दर्शन बन जाता है या फिर फिलॉसफी बन जाती है. नाउ व्हाई इज सोक्रेटिस माय पर्टिकुलर फेवरेट है दुनिया में? इनको फादर ऑफ फिलॉसफी क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही इज दैट वन पर्सन जिनका एक कोटेशन बहुत ज्यादा फेमस है, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग. हम लोग एक ऐसे समाज का पार्ट है या फिर इस पूरी दुनिया में हर छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, अपनी जिंदगी की कई कई फिलॉसफी बना रखी है. चाहे उनको सही ज्ञान के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, बहुत ज्यादा ज्ञान का शो ऑफ करना, इंफॉर्मेशन दिखाना लोगों को पसंद होता है. ऐसे में एक ऐसा इंसान जो कहता है कि मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े ज्ञानी इंसान की निशानी है. कोई भी आज के जमाने में या कभी भी इस पूरी थ्रू आउट द ह्यूमन काइंड ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है. ही वाज दैट फर्स्ट पर्सन जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया एंड दिस इज व्हाट मेक्स सोक्रेटिस डिफरेंट फ्रॉम ऑल द फिलोसोफर्स एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. देन इनका एक और एक कोटेशन है जो बहुत फेमस है एंड आई आल्सो पर्सनली लाइक दिस. I cannot teach anybody anything, I can only make them think. तो ये आप देख पा रहे होंगे एज अ टीचर, टीचर्स भी बहुत सारे आपने टाइप्स के देखे होंगे जो अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे इतनी नॉलेज है, मैं तुम्हें ये नॉलेज दूंगा, मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा या बहुत सारी चीजें. लेकिन एक ऐसा टीचर जिसको एक्चुअल में ज्ञान है वो कह रहा है कि मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बुद्धि दे सकता हूं सोचने की, खुद का तर्क चलाने की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो पर्सनली प्रैक्टिस, दैट आई लव मेकिंग माय स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट. कि भाई मैं उनको अगर सोचने की शक्ति दे दूं तो फिर वो किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं और अपनी तर्क बुद्धि को चला के वो खुद ही अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेंगे. तो आज का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा खासा आप लोगों को मिल चुका है. अब हम लोग थोड़ा सा बायोग्राफी में चलेंगे और उन सेक्शंस को देखेंगे जिनसे एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सोक्रेटिस वाज बोर्न इन एथेंस अराउंड 469 बीसी. अब ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. सोक्रेटिस के बारे में कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, पर कुछ फैक्चुअलिटीज आपको और भी पता होनी चाहिए. दैट सोक्रेटिस जो है ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते थे अटेंशन को, क्योंकि ये अपने आप को बहुत गंदा रखते थे. प्लीज अंडरस्टैंड, एक ऐसा इंसान जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा, वो एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है. भाई हम लोग क्यों अच्छा बन के रहते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, सज धज के रहते हैं, ताकि हम लोग की दुनिया में एक अच्छी इमेज बनी रहे. एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूं एंड लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. तो सोक्रेटिस ना कई कई महीनों तक नहाया नहीं करते थे, बाल कंघी नहीं किया करते थे एंड इनका जो लुक था ना इसकी वजह से बहुत ही शाबी हो गया था. एंड एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहां पे लोग बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर करके रह रहे हैं, कोई ऐसा निकल के जा रहा है बिल्कुल ऐसा बाबा टाइप का, तो लोग उसको बहुत ध्यान से देखते थे कि ये देखो कौन जा रहा है एंड बिल्कुल लोगों का जो ध्यान है ये अट्रैक्ट करते थे. ठीक है, सोक्रेटिस वाज इंडिफरेंट टू मटेरियल प्लेजर्स. इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, ना ये सामान इकट्ठा करने पे विश्वास करते थे और ना ही अपने अपीयरेंस पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे कि भाई मैं अपने बाल को काटूं, मैं अच्छा दिखाई दूं, और पर्सनल हाइजीन भी बिल्कुल इनकी जीरो थी. ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ फिलॉसफी. जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ फिलॉसफी. जिसको आपकी दुनिया में इस तरीके से अगली शाबी एंड पता नहीं कौन पागल सा चला जा रहा है, इस तरीके से लोगों ने इनको कहा है ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ फिलॉसफी. बिकॉज़ हम लोग अभी इनकी फिलॉसफी को जानने वाले हैं. इनका जिंदगी एंड चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था. ठीक है ना, द आयरनी इज कि हम लोग इनको फिलोसोफर तो कहते हैं, लेकिन आपको सोक्रेटिस की कभी भी कोई भी रिटन कॉन्टेक्स्ट या फिर रिटन टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अपनी फिलोसफी को भाई फिलोसफी तो मानते नहीं थे. सबसे पहली बात ये बैठ के टेक्स्ट लिख रहे हैं. जिन लोगों को चाहिए होता है कि लोग मुझे याद रखें, महान समझे, वही पूरे टेक्स्ट लिख के जाते हैं, अपनी थ्योरीज पेश करते हैं दुनिया के सामने, उनको पब्लिश कराते हैं कि भाई उससे इन रिटर्न मुझे कुछ मिलना चाहिए. जब इनको दुनिया से ही कुछ नहीं चाहिए था तो इन्होंने अपनी फिलोसफीज को स्टोर नहीं किया है. तो फिर कैसे हम लोग इनकी फिलोसफीज को जानते हैं? इनको इनकी बातों से जितने बच्चे अट्रैक्ट हो गए, इनके जो डिसाइपल्स, इनके जो स्टूडेंट्स बन गए, उन्होंने इनकी बातों को अपने टेक्स्ट में रिकॉर्ड करके रखा है, जिसमें से प्लेटो का सबसे बड़ा नाम है. इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे. तो इनके बच्चों और इनके जो डिसाइपल्स है, इनके बच्चों मतलब इनके स्टूडेंट्स के थ्रू ही हम लोग सोक्रेटिस को जानते हैं. ठीक है, डिसाइपल्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इनके सबसे पहले जो दो प्यूपल्स या डिसाइपल्स हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपके प्लेटो एंड दूसरे हैं ज़ीनोफोन. नाउ इनका एक कंटेम्पररी भी था अरिस्टोफेन्स, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था. कंटेम्पररी जब मैं वर्ड कहती हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही समय पे, जैसे हम लोग बोले कि शाहरुख खान एंड आमिर खान कंटेम्पररीज है, मतलब एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड दोनों की मूवीज एक साथ आती हैं. ठीक है, तो आपके जिस टाइम पे सोक्रेटिस जी रहे थे या अपनी बातों को फैला रहे थे, उसी टाइम पे ही इनके कंटेम्पररी थे अरिस्टोफेन्स. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात जो समझने वाली है कि जो आपके प्लेटो है एंड जो आपके ज़ीनोफोन है, दो अलग अलग सोक्रेटिस के बारे में बताते हैं. ज़ीनोफोन बिल्कुल अलग टाइप के सोक्रेटिस का वर्णन करते हैं अपने वर्क में, प्लेटो बिल्कुल अलग टाइप के सोक्रेटिस का वर्णन करते हैं. और इसी चीज को स्कॉलर्स जब किसी चीज का पता नहीं लगा पाते हैं तो उस चीज को एक नाम दे दिया गया सोक्रेटिक प्रॉब्लम. क्यों भाई? क्योंकि आपके दोनों स्टूडेंट्स आपका अलग अलग ही नजरिया बता रहे हैं. भाई जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो कल को व्हेन आई एम नॉट इनटू दिस वर्ल्ड तो कोई बच्चा मेरे बारे में कुछ और बता रहा है कि वो मैम तो बिल्कुल ही उदास रहती थी और बिल्कुल ही बोरिंग तरीके से पढ़ाती थी. वहीं दूसरा बच्चा बताएगा कि बिल्कुल ही रिलेटेबल एग्जांपल्स यूज करती थी, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग को हमारे सिलेबस को पढ़ा देती थी. तो लोगों को समझने में परेशानी होगी कि भाई मैं इस स्टूडेंट की बात को मानूं या इस स्टूडेंट की बात को मानूं. तो आपके जो स्कॉलर्स हैं ना बेटा, वो ज्यादातर प्लेटो वाले सोक्रेटिस को ज्यादा सही मानते हैं. ठीक है, इनके जो ये स्टूडेंट है ज़ीनोफोन, इन्होंने डिस्कस किया है अबाउट सोक्रेटिस और उनकी फिलॉसफीज के बारे में अपने इन वर्ड्स में. नाउ आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम हम लोग को ये याद करने की जरूरत है? तो नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि ज़ीनोफोन नाम का इनका एक स्टूडेंट था एंड अपने कुछ 4-5 वर्क्स के अंदर इनको बस एक बार पढ़ लेना, उन्होंने सोक्रेटिस की फिलॉसफी के बारे में बात की है. ठीक है, देन
प्लेटो क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ीनोफोन से, तो आपने आपके जो प्लेटो है उन्होंने सोक्रेटिक डायलॉग, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि ये सोक्रेटिक डायलॉग आखिर में है क्या, उनको अपने 35 वर्क्स में डाला है। ये आपके प्लेटो जो है ना बेटा, वो सोक्रेटिस के सबसे पक्के डिसाइपल, पक्के प्यूपल माने जाते थे, उनके साथ इधर-उधर घूमते रहा करते थे, उनकी बातों को, उनके तर्क को, उनके लॉजिक को अपने काम में इस कदर इन्होंने उठा के रख दिया है कि आप जब प्लेटो को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनके बहुत सारे जो थ्योरीज हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेटो की थ्योरी है, वो एक्चुअल में आपकी सोक्रेटिस की थ्योरी है। जैसे इनका एलिगरी ऑफ द केव है, देन इनका थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड फॉर्म्स है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग आज भी बात करेंगे। तो प्लेटो के जो वर्क्स है ना बेटा, जिसके अंदर इन्होंने सोक्रेटिक डायलॉग का इस्तेमाल किया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सारे 35 काम तो आपको याद नहीं करने हैं, पर ये मेजर मेजर जो वर्क्स है ना बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, अपॉलजी, क्रिटो, फेडो, सिंपोजियम, इयन, फेडरस एंड रिपब्लिक। इसके अंदर इन्होंने दो व्यक्तियों को इस्तेमाल किया है, एक इंसान कोई भी इन्होंने ले लिया है हर काम में, दूसरा इंसान इन्होंने पक्का पक्का सोक्रेटिस लिया है, एंड दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते करते किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए दिखाए गए हैं। जैसे सपोज मैं और यहाँ पे एक और इंसान खड़ा हो जाए एंड हम दोनों कन्वर्सेशन करते करते किसी टॉपिक के बारे में बात करें, तो वो हो जाएगा हमारा डायलॉग। इसी चीज को कहा जाता है सोक्रेटिक डायलॉग, जहां पे किसी भी चीज को आपको डायडैक्टिकली नहीं सिखाया जाता है कि टीचर की तरह आपको कोई एक इंसान खड़े होकर पढ़ा रहा है, बल्कि कन्वर्सेशनल स्टाइल में आपको चीजें बताई जाती हैं। तो ये जो तरीका है सोक्रेटिस का फेवरेट तरीका है ज्ञान को बांटने का, और यही चीज उनके स्टूडेंट प्लेटो ने अपने काम में भी डाल के रखी है। ठीक है ना। Xenophon's and Plato's accounts differ in their presentations of Socrates as a person. Xenophon Socrates is duller. Xenophon बताते हैं कि Socrates बहुत ही डल टाइप ऑफ इंसान थे, बहुत ही सीरियस थे, हंसते हंसते नहीं थे। लेकिन आपके प्लेटो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, Socrates बहुत ही आयरॉनिक पर्सन थे, बहुत ही ह्यूमरस टाइप के पर्सन थे। तो आपके जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने प्लेटो के Socrates को ज्यादा सच्चा माना है और कहा है कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपके Socrates की कंटेम्परेरीज की। आपको ये बात पता होगी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई आपके शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, इनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में आप लोग हमेशा सुनते आए होंगे, क्योंकि जो कंटेम्परेरीज होते हैं उनके बीच में हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है कि मैं ज्यादा बेटर हूं, मेरी फिल्में ज्यादा अच्छी चल रही हैं एंड ऑल सच स्टफ ना। Socrates को तो इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। भाई मुझे पूछो नहीं पूछो, मुझे वायरल कर दो, मुझे तुम लोग सम्मान दो नहीं दो, उनसे उनका कोई भी मतलब नहीं था। वो इस टाइप के इंसान थे कि उनको ना आपकी इंसल्ट का कोई फर्क पड़ता था एंड ना ही उनको आपकी रिस्पेक्ट से कोई मतलब पड़ता था। उस टाइम पे अरिस्टोफेन्स नाम का एक बंदा था जो आपकी कॉमेडीज लिखा करता था। इन्होंने अपनी एक वर्क में जिसका नाम है द क्लाउड्स, जो आपका येलो से मैंने हाईलाइट किया है, आप सोचेंगे कि क्या मैम हम लोग को ये लर्न करना है, यस आपका एग्जैक्टली यही से उठा के यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, जो मैं आपको एंड में दिखाने भी वाली हूं ताकि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ। द क्लाउड्स नाम का एक वर्क लिखा था अरिस्टोफेन्स ने, जो कि आपके सोक्रेटिस के क्या थे, कंटेम्पररी थे। इस वर्क के अंदर इन्होंने सोक्रेटिस का कैरिकेचर बनाया, एक ऐसा टाइप का कार्टून बनाया। कैरिकेचर का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपका कार्टून प्लस मिनिएचर का एक मिक्स फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैरिकेचर। आज के जमाने में किसी को भी किसी का मजाक उड़ाना होता है या फिर कोई पॉलिटिशियन या कुछ ऐसी चीज, तो वो कैरिकेचर्स उसके बना दिए जाते हैं। तो इन्होंने बनाया सोक्रेटिस का कैरिकेचर एक ऐसा शो करते हुए कि ये सोफिज्म की तरफ लीन कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सोफिज्म क्या है, तो सोफिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है फेलिशियस आर्गुमेंट्स को लोगों के सामने रखता है। वो दिखने में तो हम लोग को करेक्ट लगते हैं पर एक्चुअली होते हैं इनवैलिड। मैं इसको सिंपल कर देती हूं। आपसे सपोज कोई बोले कि जो भी बच्चा सुबह उठता है वो अच्छा बच्चा होता है। अब ये बात सुनने में आपको सही लगती है, लेकिन ये इनवैलिड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 4 बजे उठ के मंदिर जाता हो वही एक सभ्य बच्चा हो। रात को 4 बजे तक जागने वाला भी बच्चा एक सभ्य बच्चा हो सकता है। ये जो एक आर्गुमेंट है बहुत ही फेलिशियस है। इसमें एरर है कि लोगों ने एक चीज को बस अपने दिमाग में भर लिया है कि जो सुबह को उठता है वही एक सभ्य इंसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हो सकता है रात तक देर रात तक मेहनत करने वाला एक बच्चा भी एक सभ्य इंसान हो। तो सभ्यता का एक वैल्यू, एक संस्कार भरे इंसान का सुबह को उठने या रात तक देर तक जागने में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे समाज में हम लोग को ये सारी चीजें बताई जाती है कि सुबह उठोगे तो तुम एक अच्छे बच्चे हो, रात तक जागते हो तो भाई तुम्हारा रहन सहन थोड़ा ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। तो ये एक फैलिशियस आर्गुमेंट होता है जो अरिस्टोफेन्स कहते थे कि आपके सोक्रेटिस हर इंसान को दिया करते थे। नाउ सोक्रेटिस की आदत थी कि वो हर इंसान को एक तर्क का क्वेश्चन देते थे। ठीक है, वो हर एक चीज को क्वेश्चंस के जरिए लोगों को टैकल कराते थे। मतलब उनको किसी भी चीज को, अगर किसी को ज्ञान बांटना होता था तो वो ज्ञान नहीं देना स्टार्ट कर देते थे, वो उनसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी एक छोटी सी स्टोरी है जिसके जरिए आपको सोक्रेटिक डायलॉग के बारे में पता चलेगा कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में जब किसी को कोई दंड दिया जाता था या किसी ने किसी का मर्डर किया होता था तो उनको फांसी की सजा होती थी। भाई आज भी होती है। एंड जो फांसी की सजा में वो जो खड़ा नहीं होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, जो एक बटन दबाता है फिर आपकी फांसी लग जाती है, उसका ये काम होता है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर वो फांसी देने वाला इंसान एक जगह से जा रहा था, तो उसको सोक्रेटिस और सोक्रेटिस के जितने भी पीपल्स हैं वो पकड़ लेते हैं कि भाई साहब आप जरा 2 मिनट जरा आएंगे किनारे। तो वो कहता है कि हाँ जी बिल्कुल। उनसे वो पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, तो वो बताता है कि मैं भाई लोगों को जिनको ये सजा दी जाती है किसी भी चीज की, कि उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसको मैं बटन दबाता हूं और वो खत्म कर देता हूं। अभी मैं एक इंसान को फांसी की सजा मतलब उसको सुनाई देती है, उसको मैं मार के आ रहा हूं। तो कहते हैं कि इससे पूछते हैं कि सर जरा ये तो बताइए कि फांसी की सजा क्यों सुनाई जाती है। तो वो बताते हैं कि भाई जो जिस इंसान ने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं या फिर किसी का मर्डर किया होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को मारा होता है, उसको फांसी की सजा यहाँ पे सुनाई जाती है और मैं उसको मारता हूं। तो ये जैसे ही उसने बोला फिर पूछते हैं कि आप क्या करके आए हैं। उसने कहा मैं एक व्यक्ति को मार कर आया हूं, मतलब उसको वो बटन दबा कर आया हूं। तो इन्होंने कहा कि तो क्या अब आपको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके तर्क के अकॉर्डिंग जो भी इंसान दूसरे इंसान को मारता है उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो अपने आप ही वो इंसान एक थिंकिंग में चला जाता है एंड फिर गुस्सा होकर निकल जाता है कि तुम पागल हो गया एंड ऑल सच थिंग्स। तो आपके सोक्रेटिस एंड जितने भी इनके प्यूपल्स थे, ये तो एक नॉर्मल एक कहानी हुई। ये लोग बड़े-बड़े लोगों को पकड़ते थे एंड उनसे रिलीजियस क्वेश्चंस पूछते थे कि रिलीजन का क्या तर्क है, आप ये चीजें जो फॉलो कर रहे हो इसका क्या तर्क है, मुझे बस इतना बता दीजिए। लोगों को क्वेश्चंस में फंसा के उनको उनकी ही थिंकिंग में डाल देते थे कि वाकई में हम लोग तो चीजें कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। अब जो लोग थिंकिंग में चले जाते थे वो इनके डिसाइपल बन जाते थे, लेकिन जिनका तो काम ही चल रहा था लोगों को पागल बना के, जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो रिलीजियस
लोग होते हैं जो लोगों को पागल बना के पैसा कमा लेते हैं, उनको लगा कि भाई ये तो हमारा धंधा बंद कराएगा, ये ज्यादा लोगों को ज्ञान बांट रहा है, तो आगे जाके इनकी भी कहानी आपको पता चलेगी कि क्या हुआ। तो इससे आपको समझ में आ गया कि सोक्रेटिस की जो तरीका था वो क्या था। अब हम लोग बात करेंगे इनकी फिलॉसफी के बारे में, और इनकी जो फिलॉसफी है ना बेटा, वो सीधी सादी फिलॉसफी है। ये सच की राह पे चलना चाहते हैं, एंड जो एक्चुअल नॉलेज है उसको कॉन्टिन्यूअसली ये ढूंढते रहते हैं। सोक्रेटिस वाज ओनली कंसर्न विद फाइंडिंग परस्यूट ऑफ नॉलेज, और ना सिर्फ खुद के लिए ये असली नॉलेज को ढूंढना चाहते थे, ये हर इंसान को उनके ही क्वेश्चंस उन पे ही एक क्वेश्चन डाल के उनको एक सही राह दिखाना चाहते थे। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज इंक्वायरी नोन एज द सोक्रेटिक मेथड, जिसको सोक्रेटिक डायलॉग भी कहते हैं, जिसके थ्रू ये लोगों से क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं, पूछते चले जाते हैं, तब तक पूछते चले जाते हैं जब तक वो इंसान खुद एक सोच में ना चला जाए कि हाँ यार, ये बंदा जो क्वेश्चन इसने पूछे, इसने मुझे कोई ज्ञान नहीं बांटा, इसने मुझे बस लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं, उस क्वेश्चंस की वजह से ना बेटा सामने वाला इंसान एक क्रिटिकल थिंकिंग में चला जाता है, और अपने बनाए हुए जो बिलीव्स को कि हाँ हाँ ऐसी ही चीजें फॉलो करनी होती है, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो क्या है, इसको ऐसे करने से क्या होगा, इससे ऐसा क्यों किया जाता है। आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, पेरेंट्स उसको पूरी तरीके से किल कर देते हैं कि चुपचाप जो बताया गया है वो फॉलो करो। आप जब किसी के क्वेश्चंस को तर्क से आंसर ही नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ उसको बता देते हो कि आपको ये फॉलो करना है, दैट मींस कि आपके पास एक वैलिड प्रूफ है ही नहीं किसी चीज को फॉलो करने का, और इसी बात को आपके सोक्रेटिस ने पकड़ लिया था। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे सोक्रेटिक मेथड के बारे में। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आप जो कंज्यूम कर रहे हो, इसमें से आपकी कौन सी चीज एग्जाम में पूछी गई है वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज को ये मत समझना कि यार मुझे तो सोक्रेटिस को लेकर इतनी सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी, एक कहानी की तरह बस इनकी फिलॉसफी को आपको समझना है। क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि इनको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, सोक्रेटिक मेथड जो कि सोक्रेटिक डायलॉग है, एक ऐसा मेथड है जहां पे आप सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हो। ऐसा करने से आप दूसरे के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको क्वेश्चन करते हो, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी जिन चीजों को जानते हैं उसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक डीपर क्वेस्ट में चले जाते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको बताया गया हो, जैसे मैं बचपन में पूछती थी कि टीका क्यों लगाया जाता है, हम लोग ये क्यों करते हैं, भगवान ने ही हम लोग को सब कुछ दिया है, भगवान को क्यों हम लोग फूल और पत्तियां चढ़ा रहे हैं, तो मुझे कहा जाता था कि चुपचाप बस जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करो। तो आप जब क्वेश्चंस पूछते हो लोगों से, तो उनके दिमाग में और क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, एंड वो डीपर अंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं। भाई हम लोग को तो बस चुप करने को बताया जाता है, बट सोक्रेटिस यही तरीका हर एक इंसान के ऊपर फॉलो करते थे। थ्रू रिलेंटलेस क्वेश्चनिंग ही एनकरेज्ड हिज इंटरलोक्यूटर्स टू क्रिटिकली एग्जामिन देयर ओन बिलीव्स एंड असम्पशंस। हम लोग को जो लोग बता देते हैं कि बस इसी को ऐसे फॉलो करो, उनसे अगर आप तर्कवादी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप देख लीजिएगा कि उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। उनके बड़ों ने उन्हें कहा कि चुपचाप इसको फॉलो कर दो, उनके बड़ों ने उन्हें ये कहा कि चुपचाप इसको फॉलो कर दो। तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि जिस चीज को आप इतने सालों से फॉलो करते हुए आए हो, उसका तर्क क्या है, मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तो ये बात जिनको अच्छी लगती थी वो इनके डिसाइपल्स बन जाते थे, एंड जिनको लग जाती थी ये बात बुरी, तो उन्होंने भैया इनकी कंप्लेन करना स्टार्ट किया। People in Athens had a way of presenting themselves as a wise person, even if they had little knowledge. जो एथेंस में उस टाइम पे लोग थे, वो अपने आप को बहुत शाना, बहुत ज्यादा ज्ञान वाला इंसान समझते थे, एंड उनका चाहे उनको नॉलेज थी या नहीं थी, लेकिन वो ऐसे दिखाते थे कि मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। आज भी हमारे समाज में हम लोग को ऐसे कुछ टीचर्स भी दिखते हैं, एंड हमारे रिलेटिव्स कुछ ऐसे आएंगे घर, ऐसे दिख जाएंगे कि भैया मुझे तो दुनिया की सारी नॉलेज है, अमेरिका के ऊपर ऐसा ज्ञान वो लोग बांटेंगे कि सपोज कि जो प्राइम मिनिस्टर है वहां का, वो इन्हीं से ही अपना देश चलाने की टिप्स लेता है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है, बस उनको दिखावा होता है। सोक्रेटिस ऑन द अदर हैंड वाज अ काइंड ऑफ न्यूसेंस टू दिस काइंड ऑफ पीपल। अब ऐसे ज्ञान वाले लोगों के सामने अगर आप एक ऐसा बच्चा बैठा दे जो बार बार उनसे तर्क पूछे कि अच्छा जरा इसका मतलब बताना, इसका ये बताना, इसका ये बताना, तो वो जो अंकल हैं, वो जो रिलेटिव है, वो एकदम खुर्रा जाएंगे कि ये बड़ा आ गया है, ज्यादा ही मेरी पोल खोलने की कोशिश कर रहा है। और यही चीज हुई कि आपके सोक्रेटिस और उनके जितने भी पीपल्स थे ना, किसी भी पर्सन को देखते थे, उनको कहते थे कि जरा 2 मिनट किनारे आएंगे, उनसे तर्क वाले क्वेश्चंस पूछने लगते थे, रेज करते थे बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स पूछने लगते थे, एंड उनके जो व्यूज थे उनको चैलेंज करने लगते थे। तो नॉट ओनली सोक्रेटिस, जब उनके फॉलोअर्स ने इस चीज को करना स्टार्ट कर दिया, तो जो जितने भी पीपल विद हाई क्लास सोसाइटी थे, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करते थे। हम लोग की समाज में क्या आदत होती है कि कोई बड़ा व्यक्ति निकल जाए या कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ज्ञान वाला समझता है, हम लोग उसके सामने झुक जाते हैं, जी 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 जो बताएं हम लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन सोक्रेटिस ने अपने बच्चों को कहा था कि आपको किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं है until and unless वो आपके क्वेश्चंस का आंसर ना दे दे। तो भैया इनके तो बच्चे थे, बिल्कुल हर जगह हर एक इंसान को पकड़ लेते थे। ऑफ कोर्स नॉलेजेबल पर्संस को ही पकड़ते होंगे, नॉलेजेबल मतलब जो अपने आप को नॉलेजेबल दिखाते थे। भाई आपके रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजन्स को जो चलाते हैं, जो उनके ठेकेदार होते हैं, जो आपको रिलीजियस टेक्स्ट के मतलब ना बताते, ये बोलते हैं कि गॉड ने तुम्हें ये कहा है, तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए, भगवान तो तुमसे ये चाहता है, तुम्हें ये करना चाहिए, उनसे ये लोग तर्क वाले क्वेश्चंस पूछते थे। हाई क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी जो भी थी, उनसे ये लोग क्वेश्चंस पूछते थे। तो भाई आप जब ऐसे लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे जिनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो उस जो लोग हैं वो डरने लगेंगे, भाई ये तो हमारी पोल खोलने लगेगा। इसी की वजह से जो आपकी अथॉरिटीज थी ना, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और इसी की वजह से बेटा आपके सोक्रेटिस को जेल में डाल दिया गया। एंड इनके जो भाई जो इनके फॉलोअर्स थे, पीपल्स थे, उन्होंने काफी टाइम तक कहा कि भैया इनसे मिलते जाते रहे प्रिजन में कि भैया हम लोग ने एक पूरा वो बना लिया है प्रिजन ब्रेक टाइप का, कि हम लोग आपको यहाँ से छुड़ा के लेके जा सकते हैं, तो आप प्लीज हमारी बात माने और चले। लेकिन सोक्रेटिस वाज सच अ गुड एंड डिसिप्लिन पर्सन। इन्होंने कहा कि हमारी स्टेट जब हम लोग को अच्छी चीजें देती है वो तो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी स्टेट को लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो आई वुड लाइक टू गो बाय देयर डिसीजन। एंड उन्होंने उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट की। इनको हेमलॉक्स पॉइजन पिलाया गया कि ये पी लेंगे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब इनको हेमलॉक्स पॉइजन दिया गया कि इसको पीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसको पीने के बाद ये आराम से अपने पीपल से आखिरी बार मिले, उनसे फिर ज्ञान वाली बातें की क्वेश्चन पूछे, और फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे महान फिलोसोफर जो कि है सोक्रेटिस। अब हम लोग इनके सोक्रेटिक डायलॉग के बारे में बात करेंगे। समझ लिया है हम लोग ने ऑलरेडी वो क्या है, लेकिन यूजीसी नेट में हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। सोक्रेटिक डायलॉग जो प्लेटो ने सबसे ज्यादा लिखे हैं, मैंने आपको बता दिया, अपने 35 कामों में इन्होंने लिखा है। उसके अंदर इन्होंने सोक्रेटिस जिस टॉपिक के ऊपर बात करता था, स्टेट के बारे में हो गया, मेटाफिजिक्स के बारे में हो गया, पॉलिटिक्स के बारे में हो गया, एथिक्स के बारे में हो गया, वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक को उठा के उसके ऊपर क्वेश्चंस लोगों से पूछा करते थे। ये सारे क्वेश्चंस एंड इनकी सारे आइडियाज को प्लेटो ने अपने इतने सारे वर्क्स में रिकॉर्ड कर रखा है। ये जो डायलॉग्स है ना आपके, उसमें दिखाया गया है कि सोक्रेटिस किसी एक दूसरे इंसान के साथ कन्वर्सेशन में है और उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको एक टॉपिक समझ में आता है। काफी सारे आपको नेम्स मैंने पहले भी दिए हैं और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके तुरंत बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे प्लेटो का, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा
गया है, एंड बिकॉज आई लाइक टू इंटरकनेक्ट माय लेक्चर्स ताकि आपको एक कंप्लीट स्टोरी के तरीके कोई चीज समझ में आ जाए, तो इस पॉइंट को याद रखना कि हम लोग ने सोक्रेटिक डायलॉग को पढ़ा था, जो सोक्रेटिस का एक तरीका था कन्वर्सेशन करने का एंड एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। प्लेटो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने सारे कामों में सोक्रेटिक डायलॉग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहां पे खत्म हो जाती है सोक्रेटिस की सारी फिलॉसफी। वी केम टू नो अबाउट सोक्रेटिस एज अ पर्सन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप भी सोक्रेटिस की तरह थोड़ा बनने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को ज्ञानवादी ना समझ के हर एक चीज को तर्क से देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड क्या इसको पढ़ने के बाद हम लोग उनको इजीली लगा पाते हैं या नहीं। सो सोक्रेटिस से जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है वो है 2014 शिफ्ट 1 में। इससे हम लोग को ये पता लगता है कि कोई रीसेंट क्वेश्चन आपके सोक्रेटिस से नहीं पूछा गया है। द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेज बाय अरिस्टोफेन्स, अरिस्टोफेन्स कौन, इनके कंटेम्पररी, इज एन अटैक ऑन द मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉरल्स एज इंपार्टेड एंड टॉट बाय द रैडिकल इंटेलेक्चुअल्स नोन एज द सोफिस्ट। सोफिस्ट वो इंसान थे जो हर चीज को तर्क से डील करते थे, जो बाकी लोगों को लगता था कि इनका जो तर्क है वो फेलिशियस है, वो बेकार है। तो आपको बाकी डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको क्लिक करना चाहिए अरिस्टोफेन्स जो हम लोग ने पढ़ा है, कौन से वर्क में इन्होंने सोक्रेटिस या फिर सोफिज्म को अटैक किया है। तो इनका जो वर्क है ना बेटा वो है द क्लाउड्स। आई हैव